नमस्कार। हमारे ई व्याख्यान श्रृंखला में आपका बहुत स्वागत है। और इस ई व्याख्यान श्रृंखला में हम काव्य शास्त्र पर चर्चा कर रहे थे। हम काव्य शास्त्रीय परंपरा, विभाजन, काल विभाजन और काव्य गुणों पर चर्चा कर चुके हैं। और आज के हमारे ई व्याख्यान में हम काव्य दोषों पर चर्चा करेंगे। काव्य दोष भी, उनका निवारण करना भी काव्य के लिए अति आवश्यक है। यदि वे हमारे काव्य में रहेंगे काव्य दोष, तो हमारा काव्य भी सुंदर नहीं बन पाता है। काव्य दोषों के लिए आचार्य भरत मुनि ने ये बताया है कि जब महान निर्दोषिता को काव्य गुण की संज्ञा दी थी, तभी उनके सामने ये स्पष्ट था कि दोष रहित काव्य सृजन कविता की सबसे पहली ही शर्त है। यानी कि कब आचार्य भरत मुनि ने ये कहा है कि दोष रहित काव्य किसी भी स्थिति में होना ही चाहिए। यदि काव्य में दोष होंगे तो वह काव्य अच्छा नहीं बनेगा। भामा ने तो और अधिक सतर्कता दिखाई और ये लिखा है कि इस काव्य सृजन न करना कोई अधर्म या दंड लायक स्थिति नहीं है। यदि कोई कवि कविता नहीं करता तो भी कोई बात नहीं है, किंतु यदि वह कविता करता है और कविता करने पर उसमें दोष हो जाते हैं तो वह अधर्म की सी स्थिति हो जाती है। दंडी ने भी यह स्वीकार किया है कि जिस तरह सुंदर शरीर पर श्वेत कुष्ठ के दाग से पूरी शोभा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से कविता में यदि कोई एक दोष भी आ जाता है तो उसका पूरा रूप गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है और वह रूप कुरूप में बदल जाता है। काव्य में दोषों की अनुपस्थिति को कविता की प्रारंभिक अनिवार्य शर्त के रूप में माना गया है। और ये कहा है, मम्मट ने तो काव्य की परिभाषा में ही दोषों का विरोध कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है मम्मट ने? तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। यानी कि शब्दों, उन जितने भी दोष हो सकते हैं वे सभी दोष उसमें न होने चाहिए और गुण हो, अलंकार हो, उन सब से मिल करके ही एक अच्छा काव्य बनता है। भरत ने गुणों को दोषों का विपर्य माना है, तो वामन ने दोषों को गुणों का विपर्य घोषित किया है। इसमें संदेह तो बिल्कुल भी नहीं है कि सभी आचार्यों ने काव्य दोषों को हटाने की बात कही है। केशवदास के अनुसार जिस प्रकार मदिरा की एक बूंद से गंगा का जो जितना भी पवित्र जल हो वह अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार कितना भी श्रेष्ठ साहित्य हो, यदि आप उसमें एक भी दोष छोड़ देंगे तो वह अपवित्र ही हो जाता है। यानी कि वह काव्य बिल्कुल भी सुनने लायक नहीं रहता है। वास्तव में कविता का मुख्य संकल्प रस संचार द्वारा आनंद की उत्पत्ति करना है और कविता के रस द्वारा रस के प्रतीति में यदि व्याघात आता है तो वह काव्य दोषों के कारण ही। अतः काव्य में दोष की स्थिति बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भामा ने 11 दोषों की कल्पना की और दंडी ने भरत द्वारा निर्दिष्ट 10 दोषों का ही उल्लेख किया है। वामन ने दोषों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करते हुए उन्हें शब्दगत, अर्थगत, पदगत और रसगत 4 भेदों में विभक्त किया है। मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में दोषों के 4 प्रमुख भेदों पदगत, वाक्यगत और अर्थगत, रसगत की चर्चा की है। मम्मट के समय तक दोषों की संख्या में अभूतपूर्व विस्तार आया, यानी बहुत ज़्यादा दोषों को गिनाया जाने लगा। मम्मट ने ही 38 शब्दकोशों और 38 अर्थ दोषों और 10 रस दोषों का उल्लेख किया है। आचार्य विश्वनाथ ने मम्मट के दोष वर्गीकरण के अतिरिक्त एक और उपभेद बताया है। संस्कृत काव्यशास्त्र की इस दोष चर्चा की ज़मीन पर हिंदी साहित्य शास्त्र में दोष संबंधी भी चिंतन हुआ है। यदि ये कहा जाए कि साहित्य शास्त्र में दोषों संबंधी भी उतना ही चिंतन हुआ है जितना गुणों संबंधी, तो कहना अनुचित नहीं होगा। केशवदास ने अपनी कवि प्रिया में 22 दोषों का विवेचन किया है, तो चिंतामणि में शब्दगत, अर्थगत और रसगत दोषों की चर्चा की है। आज
काव्य दोष के 3 केंद्रीय उपभेद स्वीकार किए गए हैं। शब्दकोशीय, शब्द दोषीय, अर्थ दोषीय और रस दोषीय। यानी कि मुख्य रूप से 3 तरह के भेद माने गए हैं, शब्द संबंधी, अर्थ संबंधी और रस संबंधी। इनके भी प्रयोग और उद्देश्य के धरातल पर कई भेद उपभेद गिनाए गए हैं। कविता में इन दोषों की जो स्थान है बिल्कुल भी नहीं रखा गया है और कहा गया है कि ये दोष बिल्कुल भी हमारी कविता को नष्ट विनष्ट कर देते हैं। अतः इन दोषों से प्रत्येक कवि को बचना चाहिए और साधना करनी चाहिए कि वह उनके काव्य में नहीं आए। तो आपने ये देखा कि साहित्य शास्त्र में कतई काव्य दोषों की गुंजाइश नहीं है। हम अब हमारे अगले ई व्याख्यान में ये जितने भी हमारे काव्य दोष हुए हैं, जो मोटे तौर पर 3 रूप में बांटे गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।